हेलो फ्रेंड्स, मैं रचना अमरनाथ हैप्पी लिटरेचर पॉडकास्ट में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ इंडिया का पहला नॉवल जो इंग्लिश में लिखा गया था, फर्स्ट इंडियन नॉवल रिटन इन इंग्लिश। वो है राजमोहन्स वाइफ। इसे लिखा है बंकिम चंद्र चटर्जी ने। बंकिम चंद्र चटर्जी एक इंडियन नॉवलिस्ट थे, पोएट थे और जर्नलिस्ट थे। इन्होंने बंगाली लिटरेचर की शुरुआत की थी। इनके कई सारे फेमस नॉवेल्स हैं, जैसे मृणालिनी, विषवृक्ष, चंद्रशेखर, और इनकी एक बहुत फेमस नॉवल है आनंदमठ। आनंदमठ एक सन्यासी रिबेलियन पर बेस्ड है और इस नॉवेल की खास बात यह है, इसमें एक सॉन्ग है वंदे मातरम, विच वॉज लेटर अडॉप्टेड एज अ नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया। हमारा राष्ट्रगान बन गया था इसके बाद। राजमोहन्स वाइफ भी काफी फेमस नॉवल है। बंकिम जी ने यहाँ इस नॉवल में कॉलोनियल मास्टर्स के लैंग्वेज को बहुत ही बोल्डली, बहुत ही कॉन्फिडेंटली यूज किया है और ये नॉवल 1864 में पब्लिश हुई थी। सो फ्रेंड्स, नॉवल स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे और भी वीडियोस आने वाले हैं जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा, और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट इंडियन इंग्लिश नॉवल राजमोहन्स वाइफ बाय बंकिम चंद्र चटर्जी। तो ये जो स्टोरी है ये 3 फैमिलीज पर बेस्ड है, जो मधुमती रिवर के पास एक छोटा सा गाँव है राधागंज, वहाँ रहती है। मधुमती रिवर एट प्रेजेंट बांग्लादेश में है। तो पहली 2 फैमिलीज जो हैं वो घोष कजिन्स की हैं। 2 कजिन्स हैं, माथुर और माधव, और ये जमींदार फैमिली से बिलोंग करते हैं। और थर्ड फैमिली जो है वो है राजमोहन की फैमिली। राजमोहन माधव का एम्प्लॉय है और उसकी वाइफ है मातंगिनी, जो कि स्टोरी की प्रोटैगनिस्ट है और माधव की सिस्टर इन लॉ है, मतलब माधव की वाइफ की बहन है। सो द एंटायर स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड 3 फैमिलीज, माथुर्स, माधव्स एंड राजमोहन्स फैमिली। तो स्टोरी की शुरुआत होती है राजमोहन के घर से, जहाँ राजमोहन की वाइफ, जो कि 18 ईयर्स की है, यंग है बहुत, वो घर पर बैठ के कुछ नीडल वर्क कर रही है, कुछ एम्ब्रॉयडरी का काम कर रही है। और उसी वक्त उसकी कंपेनियन, उसकी फ्रेंड जो कि 30 साल की है, जिसका नाम कनक है, वो वहां पर आती है। कनक और राजमोहन की वाइफ मातंगनी एक दूसरे से बातें करते हैं, हंसते बोलते हैं। फिर कनक कहती है, चलो थोड़ी देर हम बाहर घूम कर आते हैं और पानी भी भर कर ले आएंगे। तो फ्रेंड्स, उस वक्त लोग पानी को नदी से मटके में भरकर लेकर आते थे, कोई पाइप कनेक्शन नहीं होता था। फिर मातंगनी कनक को मना कर देती है और एक्सक्यूज देती है कि उसे डर लगता है कि नदी से कोई क्रोकोडाइल उसे खींच कर ले जाएगा। अब कनक को यह समझ में आने लग गया था कि मातंगनी उसे एक्सक्यूज दे रही है, उससे बहाना कर रही है, इसलिए वो फिर से मातंगनी को फोर्स करती है चलने के लिए। फिर मातंगनी कहती है, दीदी आपको तो पता है मेरे हस्बैंड कैसे हैं, आप उन्हें अच्छी तरीके से जानती हैं, उन्होंने मुझे मना किया है बाहर निकलने के लिए। इस पर कनक कहती है, तुम कैसे रह लेती हो इस केज में, इस पिंजड़े में तुम कैसे रह लेती हो। इस पर मातंगनी कहती है कि उसे आदत हो गई है। लेकिन कनक यहाँ मानने वाली नहीं थी। उसने अपनी बातों से मातंगनी को कन्विंस कर लिया और अपने साथ ले गई। फिर कनक और मातंगनी नदी की तरफ बढ़ते हैं, वहां पहुंचकर कुछ बातें करते हैं और फिर पानी भरकर अपने घर की तरफ आने लगते हैं। जब ये घर की तरफ आते हैं तो पूरी तरीके से शाम नहीं हुआ होता है, करीब 5 से 6 का टाइम हो रहा होगा। ये दोनों पानी के मटके को अपने कमर पर उठाए रोड साइड के पास एक छोटा सा गार्डन है, उसके रास्ते से अपने घर की तरफ आते हैं। और कुछ ही दूर पर घोष कजिन्स माधव और माथुर खड़े थे। वो दोनों आपस में बातें कर रहे थे। माथुर विलन है इस नॉवेल का। उसकी एज अराउंड 30 इयर्स है। वो टॉल है, वो मोटा है, डार्क कॉम्प्लेक्शन का है। इन शॉर्ट, बिल्कुल भी अट्रैक्टिव पर्सनालिटी नहीं है उसकी। दोनों हाथों के फिंगर्स में वो गोल्ड रिंग्स पहनता है, सारे फिंगर्स में 10 के 10 फिंगर्स में गोल्ड रिंग पहनता है, फिर गोल्ड चेन पहनता है। तो देखा जाए तो एक तरीके का गुंडे टाइप पर्सनैलिटी है इसकी। माधव हीरो है इस नॉवेल का। ये हैंडसम यंग मैन है, अराउंड 22 ईयर्स। ये कैलकाटा से है, एक इंग्लिश एजुकेटेड जमींदार है। माथुर माधव से कैलकाटा के बारे में बात करता है, क्योंकि वो कैलकाटा से आया रहता है, और माधव माथुर से राधागंज के बारे में बात करता है। तो दोनों का इस टॉपिक पे डिस्कशन चलता ही रहता है कि माधव बोलते बोलते रुक जाता है। फिर माथुर उससे कहता है कि तुम उस तरफ क्या देख रहे हो, किसे घूर रहे हो। और फिर खुद माथुर उसी डायरेक्शन में देखने लगता है और माधव से कहता है, क्या तुमने कनक को इससे पहले नहीं देखा था। फिर माथुर की नजर उस दूसरी लड़की पर जाती है और वो बोलता है कि ये लड़की कहाँ से आसमान से टपकी है। फिर वो सोचने लगता है कि ये लड़की कौन है, और माधव इमीडिएटली उस टॉपिक को चेंज करता है, उस सब्जेक्ट को चेंज कर देता है और कनक के बारे में बात करने लगता है कि कनक कितनी चेयरफुल गर्ल है, कितनी चेयरफुल औरत है, अपने हंसी में अपने दुख को छुपाए रहती है। फिर माथुर कहता है, हाँ लेकिन वो लड़की कौन है उसके साथ। फिर माधव कहता है, मुझे कैसे पता होगा, तुम देख नहीं रहे हो, उसने घूंघट डाला हुआ है। अब माधव और माथुर कंटिन्यूअसली उस लड़की को देख रहे हैं और उन दोनों की आंखें वहीं पर फिक्स्ड है और ये लोग कुछ और नहीं देख रहे, बस उस लड़की को ही देखे जा रहे हैं। फिर अचानक से एक हवा का झोंका आता है कि उस लड़की का घूंघट हट जाता है और उसका फेस रिवील हो जाता है, और उस लड़की के फेस को देखकर माधव बहुत ज्यादा सरप्राइज्ड हो जाता है। उसके दोनों ब्रोज रेज्ड हो जाते हैं
और एकदम सरप्राइज होकर वो वहीं पर खड़ा रहता है। फिर माथुर उससे कहता है, क्या तुम इस लड़की को जानते हो? फिर माधव रिप्लाई करता है, हाँ। और माथुर कहता है कि मैंने अपनी पूरी लाइफ यहाँ पे स्पेंड की है, लेकिन मैंने इस लड़की को कभी नहीं देखा, और तुम न्यू कमर होके इस लड़की को कैसे जानते हो? और अगर तुम जानते हो तो बताओ कौन है ये? फिर माधव रिप्लाई करता है, ये मेरी सिस्टर इन लॉ है और राजमोहन की वाइफ है। अब माथुर बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। राजमोहन की वाइफ, वो तो कभी भी घर से बाहर नहीं निकलती है, तो आज कैसे निकल गई? फिर माधव कहता है, मुझे नहीं पता। लेकिन माथुर यहाँ पे बहुत ज्यादा क्यूरियस हो जाता है राजमोहन की वाइफ को लेकर, उसके बारे में वो और जानना चाहता है और वो माधव से बहुत सारे क्वेश्चंस उससे रिलेटेड पूछने लगता है। फ्रेंड्स, राजमोहन की वाइफ मातंगनी बहुत ही अट्रैक्टिव थी, बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल। हर ब्यूटी वॉज बियॉन्ड एनी डिस्क्रिप्शन। उसे देखने के बाद माथुर माधव से कहता है कि राजमोहन को ऐसी वाइफ कैसे मिल सकती है। इस पर माथुर उसे रिप्लाई करता है कि शादी तो होता ही लॉटरी जैसा है, जिसको जो मिल जाए, जिसका जैसा लक हो। और दोनों फिर कुछ और बातें करते हैं और वहां से चले जाते हैं। अब कनक और मातंगनी दोनों घर पहुंचते हैं और वहां देखते हैं कि राजमोहन पहले से वहीं पर है, उनका वेट कर रहा था। तो उसे देखकर कनक मातंगनी से कहती है कि मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर चलती हूँ, अंदर चलती हूँ। अगर मैं वहां रहूंगी तो ये तुम्हें थोड़ा कम सुनाएगा, कुछ बोलेगा नहीं। फिर मातंगनी उसको कहती है कि कोई बात नहीं, तुम अपने घर जाओ, ये सब झेलने की मुझे आदत हो गई है। कनक फिर वहां से चली जाती है और मातंगनी घर के अंदर जाती है। फिर राजमोहन उसके पीछे जाता है और उसने जो पानी भर कर लाया था वो उठाकर वो बाहर फेंक देता है, पानी पूरा बाहर गिरा देता है। और मातंगनी से पूछता है कि तुम कहाँ गई थी? मातंगनी कहती है कि मैं पानी भरने गई थी। फिर वो पूछता है कि किसके परमिशन से तुम बाहर गई थी? तो उसने कहा किसी के नहीं। इस पर राजमोहन बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और चिल्लाकर पूछता है कि तुम क्यों गई थी? फिर मातंगनी बहुत ही बोल्डली रिप्लाई करती है कि मैं इसलिए गई थी क्योंकि मुझे इसमें कुछ गलत नहीं लगता। अब राजमोहन ये सुनकर और गुस्सा होता है, उससे और बहस करने लगता है। तो उस बीच राजमोहन की एक बूढ़ी मासी है, वो उनके बीच में इंटरप्ट करती है और मातंगनी का हाथ पकड़ती है और उसे वहां से और दूसरे रूम में ले जाकर उसे कंसोल करती है और राजमोहन वहां से चला जाता है। ये सब होने के बाद मातंगनी बहुत अपसेट हो जाती है और वो अपने बेड पर लेट के राजमोहन का उसके साथ जो रूड बिहेवियर है उसके बारे में सोचने लगती है और वो सोच के वो बहुत ज्यादा अपसेट होती है। लेकिन फिर वो अपने माइंड को डाइवर्ट करती है और अपने सिस्टर के साथ उसके जो चाइल्डहुड के मोमेंट्स थे वो सब याद करने लगती है और मन ही मन बहुत खुश होती है। वो सोचने लगती है कि शादी से पहले वो कितनी खुश रहा करती थी। अब मातंगनी काफी देर से अपने रूम में थी, उसे थोड़ा गर्मी लगने लगता है। उसके रूम में लाइट नहीं थी और पूरे रूम में अंधेरा था, तो इसलिए वो विंडो के पास जाती है विंडो को ओपन करने, ताकि थोड़ा सा ठंडी हवा उसके रूम में आए। तो विंडो के पास पहुंचने से पहले ही उसको कुछ आवाजें सुनाई देती है। फिर वो विंडो के पास जाती है और उसको बहुत ध्यान से सुनने की कोशिश करती है कि कौन है, किसकी आवाज है। फिर वो आइडेंटिफाई करती है कि वो राजमोहन की आवाज है और उसके साथ कुछ और लोग हैं जो कुछ डिस्कस कर रहे हैं। तो अब ये पूरे अटेंशन के साथ उनकी आवाज सुन रही है, उनकी कन्वर्सेशन को समझने की कोशिश कर रही है। कुछ देर उनकी बातों को सुनने के बाद मातंगनी को ये समझ में आता है कि राजमोहन और कुछ और लोग मिलकर किसी के अगेंस्ट कुछ प्लॉट कर रहे हैं। फिर उसमें से एक आदमी ने राजमोहन को बोला, क्या तुम श्योर हो कि तुम्हारी वाइफ सो गई है और हमारी बात कोई और नहीं सुन रहा है? तो राजमोहन कहता है कि वो कब से सो गई होगी, लेकिन फिर भी मैं एक बार चेक करके आता हूँ। तो राजमोहन जैसे ही अपने रूम की तरफ बढ़ता है, मातंगनी बिना आवाज किए एकदम धीरे से अपने बेड पर जाके लेट जाती है और सोने की एक्टिंग करने लगती है। फिर राजमोहन उसे देखता है और कन्विंस हो जाता है कि मातंगनी सो गई है और फिर से वो अपने कंपेनियन के पास जाता है और डिस्कशन को कंटिन्यू करता है। और मातंगनी वापस से उठकर उनकी बातें सुनने लगती है। फिर उसे पता चलता है कि ये लोग माधव, जो उसका ब्रदर इन लॉ है, उसके अगेंस्ट कुछ प्लॉट कर रहे हैं, उसके घर में चोरी का प्लानिंग कर रहे हैं, रॉबरी का प्लानिंग कर रहे हैं। राजमोहन की सारी बातें सुनकर मातंगनी बहुत ज्यादा शॉक्ड रह जाती है और अब ये सोचने लगती है कि माधव को इस होने वाले रॉबरी के बारे में कैसे बताया जाए। पहले तो उसने डिसाइड किया कि वो अपनी फैमिली को बता देगी, लेकिन फिर वो सोचती है कि फैमिली वाले शायद उस पर ट्रस्ट नहीं करेंगे। फिर उसने सोचा कि कनक को बताएगी, क्योंकि कनक का घर जो है माधव के घर से नजदीक है, तो फिर कनक को भेजेगी और उसे इन्फॉर्म करेगी। फिर आगे वो बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में सोचती है, नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में सोचती है और फाइनली वो डिसाइड करती है कि वो खुद जाएगी और माधव को इन्फॉर्म करेगी। तो अब मातंगनी बिना डरे अपने लाइफ का रिस्क लिए अपने सिस्टर और उसके हस्बैंड को इन्फॉर्म करने चली गई। वो अपने रूम से एक बेडशीट उठाती है और अपने आप को पूरी तरीके से उस बेडशीट में रैप करती है, सिर्फ उसकी आंखें दिखाई देती है और छुप कर अपने घर से निकलती है माधव के घर की तरफ। तो फ्रेंड्स, मातंगनी इतना बड़ा रिस्क क्यों उठाती है? वो अब तक राजमोहन को एक शॉर्ट टेम्पर्ड, एक गुस्से वाला आदमी जानती थी, समझती थी, लेकिन अब तो उसे पता चल गया है कि वो एक क्राइम अटेम्प्ट करने वाला है, जो कि बहुत ही ज्यादा डेंजरस है। फिर भी वो अपने लाइफ को रिस्क में डालकर क्यों माधव के घर जाना चाहती है, क्यों उसे इन्फॉर्म करना चाहती है? तो फ्रेंड्स, इसके दो रीजन हैं। फर्स्ट रीजन ये है कि वो अपनी बहन से बहुत प्यार करती है और दूसरा रीजन ये है कि वो माधव से भी बहुत प्यार करती है। जी हाँ,
मातंगिनी के मन में माधव के लिए कुछ अलग फीलिंग्स है। उसे वो पसंद करती है, उसे वो बहुत चाहती है, लेकिन कभी भी उसने इस बात को एक्सप्रेस नहीं किया। फिर किसी तरह मातंगिनी माधव के घर पहुंचती है और दरवाजा जोर जोर से नॉक करने लगती है। कई बार नॉक करती है पर कोई रिप्लाई नहीं आता। फिर फाइनली माधव की सर्वेंट करुणा वो उठती है और दरवाजे को खोलती है। फिर मातंगिनी करुणा से कहती है कि हेमांगिनी को बुलाओ। हेमांगिनी मातंगिनी की सिस्टर है, तो करुणा उसे बुलाने जाती है और उसे बुलाकर लाती है। फिर मातंगिनी हेमांगिनी को सब कुछ बता देती है। फिर करुणा हेमांगिनी से कहती है तुम अभी तक सुन क्या रही हो, जाओ जाकर अपने हस्बैंड को सब कुछ बता दो। लेकिन हेमांगिनी बहुत ज्यादा डर जाती है, वो ना कुछ बोल पाती है और ना अपने जगह से हिलती है। वो एकदम स्टैचू की तरह वहाँ खड़ी रहती है। फिर मातंगिनी हेमांगिनी को फोर्स करती है कि जाओ और अपने हस्बैंड को जो भी मैंने कुछ बताया है वो सब कुछ बता दो। फिर हेमांगिनी मातंगिनी से कहती है कि नहीं, मैं नहीं जा पाऊंगी। अगर मैं गई तो इससे रिलेटेड वो और भी बहुत सारे क्वेश्चंस पूछेंगे जिसका आंसर मेरे पास नहीं है, तो बेटर ये होगा कि तुम जाओ और उनको सब कुछ बताओ। फिर बहुत कहने सुनने के बाद मातंगिनी फाइनली अग्री होती है। फिर मातंगिनी माधव के रूम में जाती है और वो बहुत ज्यादा हेजिटेट करती है, बहुत ज्यादा उसे हिचक होती है माधव से बात करने में, लेकिन फिर भी वो हिम्मत करके अंदर जाती है और वो सारी चीजें बताती है जो भी उसने सुना होता है। फिर माधव से पूछता है कि उसे इस सब चीजों के बारे में कैसे पता चला कि उसके घर में रॉबरी होने वाली है और ये सब चीजें। तो फिर मातंगिनी कहती है ये सब क्वेश्चन पूछने का भी टाइम नहीं है, तुम इसके प्रोटेक्शन में क्या कर सकते हो पहले वो सोचो। फिर वो अपने गार्ड्स को अलर्ट करता है, उन लोग को इन्फॉर्म कर देता है कि ऐसा सब कुछ होने वाला है, तो उन लोग रेडी हो जाते हैं। अब माधव के गार्ड्स पहले से ही अलर्ट रहते हैं, उन्हें पहले से प्रिपेयर रहते हैं डेकॉइट्स को फेस करने के लिए। इसीलिए डेकॉइट्स जो है अपने मिशन में सक्सेसफुल नहीं होते हैं, उनको वापस जाना पड़ जाता है। फिर जब माधव इस चीज से अश्योर हो जाता है कि डेकॉइट्स चले गए, तो वो वापस से मातंगिनी के पास आता है, उसे थैंक्स कहता है और उसे इंसिस्ट करता है कि आज रात वो उसके घर पे ही अपनी सिस्टर के साथ रुक जाए। लेकिन मातंगिनी यहाँ पे उसे रिफ्यूज करती है, उसे मना करती है, बोलती है कि नहीं, मैं अपने घर चली जाऊंगी। पर फिर भी माधव उसे फोर्स करता है कि तुम वहीं रुको, अपनी सिस्टर के साथ रहो, थोड़ा उससे बातें करो तो तुम दोनों को अच्छा लगेगा, ये सब बोलने लगता है उसे। फिर माधव की ये सब बातें सुनकर मातंगिनी कुछ देर के लिए भूल जाती है कि वो कहाँ है, किस लिए आई थी। वो माधव का हाथ पकड़ती है और जो भी वो माधव के लिए फील करती थी वो सब कुछ उसे कहने लगती है। और सिर्फ मातंगिनी ही नहीं, मातंगिनी की सारी बातें सुनकर माधव भी मातंगिनी के लिए जो फील करता है वो उसे कह देता है। माधव और मातंगिनी एक दूसरे को बहुत पहले से, यानी इनकी शादी से पहले से ही चाहते थे, लेकिन कुछ सर्कमस्टेंसेस ऐसे थे कि इनको किसी और से शादी करनी पड़ी। अब मातंगिनी अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हुए माधव के घर से निकल जाती है और अपने घर पर जाती है। तो वहां जाकर देखती है कि राजमोहन उसका वेट कर रहा होता है और वो बहुत गुस्से में रहता है, क्योंकि उसे पता चल जाता है, उसे आइडिया हो जाता है कि आज जो भी कुछ हुआ उसके लिए मातंगिनी रिस्पॉन्सिबल है। और वो मातंगिनी का गला दबाने की कोशिश करता है। और उस बीच डेकॉइटी में जो और लोग इन्वॉल्व थे, रॉबरी में जो और लोग इन्वॉल्व थे, वो लोग राजमोहन के घर आते हैं और राजमोहन फिर वहां पे रुक जाता है, मातंगिनी को छोड़ देता है और उनको कहता है कि तुम बाहर जाके वेट करो। फिर राजमोहन उनसे मिलने बाहर आता है, अपने रूम से बाहर आता है और वो डेकॉइट्स लोग राजमोहन को पूछता है तुम अपनी वाइफ को क्यों मार रहे थे, क्या तुम्हारी वाइफ ने ही माधव को हमारे प्लान के बारे में इन्फॉर्म किया है। तो पहले तो राजमोहन मना करता है, लेकिन फिर वो उनके सामने एडमिट कर लेता है कि मातंगिनी ही माधव को सब कुछ बताई। फिर उनके ग्रुप का सरदार, जो उनके ग्रुप का लीडर होता है, वो कहता है वो मातंगिनी को मार देगा। फिर इस पर राजमोहन कहता है मेरी वाइफ को दूसरा कोई हाथ नहीं लगाएगा, उसे सिर्फ मैं मारूंगा। लेकिन इससे पहले कि राजमोहन मातंगिनी को मारता है, वो भाग जाती है। फिर किसी तरह मातंगिनी अपनी जान बचाकर एक पॉन्ड के पास, एक तालाब के पास आती है। वहाँ उसे कनक भी मिलती है, कनक जो उसकी फ्रेंड है वो उसे मिलती है। फिर मातंगिनी कनक को सब कुछ बताती है, उसने जो किया और उसके साथ जो कुछ भी हुआ। कनक वो सब सुन के पहले तो मातंगिनी को बहुत अप्रिशिएट करती है उसके गट्स के लिए, लेकिन फिर वो इस बात को लेकर कंसर्न हो जाती है कि अब मातंगिनी कहाँ रहेगी। कनक और मातंगिनी एक दूसरे से बात कर ही रहे थे कि वहाँ एक मिडिल एज लेडी, जिसे सभी लोग सुखी की माँ कहते हैं, वो आई। वो इन दोनों को इतना परेशान देखकर उनसे पूछती है कि क्या बात है, तुम दोनों इतने परेशान क्यों हो। फिर कनक उससे कहती है मातंगिनी और उसका हस्बैंड दोनों के बीच में बहुत झगड़ा हो गया है किसी बात को लेकर, और अब ये अपने घर नहीं जाना चाहती क्योंकि इसका जो पति है वो बहुत ही ज्यादा शॉर्ट टेम्पर्ड है और इसे डर लग रहा है। फिर सुखी की माँ कहती है ठीक है, मेरे एक पहचान वाले हैं, तुम उसके घर रुक सकती हो जब तक तुम्हारे और तुम्हारे पति के साथ जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व ना हो जाए। फिर मातंगिनी हेजिटेट होके ना चाहते हुए भी सुखी की माँ के साथ चली जाती है। फिर सुखी की माँ मातंगिनी को माथुर घोष के घर ले आती है। माथुर घोष वही है जो माधव का कजिन है, दोनों स्टोरी के शुरुआत में जो बातें करते हैं वही। माथुर घोष और उसकी वाइफ तारा मातंगिनी को घर में रहने के परमिशन देते हैं। तारा उसे बहुत अच्छे से वेलकम करती है, बहुत अच्छे से उसको घर के अंदर ले आती है। तो फ्रेंड्स, माथुर की दो वाइफ होती है। एक पहली वाइफ जो है वो है उसका नाम तारा और दूसरी वाइफ का नाम है चंपक। चंपक को मातंगिनी का आना अच्छा नहीं लगता और वो माथुर से इस टॉपिक पे बहुत बार बहस भी कर चुकी रहती है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग माथुर घोष अपने रूम से बाहर आता है, बैठक में जाके बैठता है। बैठक ऐसी जगह होती है घर में जहाँ सारे गेस्ट आके बैठते हैं, विजिटर्स आके बैठते हैं। तो जब वो बैठक में जाता है तो वहाँ पे एक विजिटर वेट कर रहा है
और वो था राजमोहन। राजमोहन को पता चलता है कि उसकी वाइफ जो है माथुर के घर है, तो वो उससे रिक्वेस्ट करता है, उसे बताता है कि क्या प्रॉब्लम था। फिर माथुर भी अग्री होता है और अपनी वाइफ को भेजता है कि मातंगिनी को इन्फॉर्म करे कि राजमोहन उसे लेने आया है। जब मातंगिनी को पता चलता है कि राजमोहन आया है तो वो बहुत ही ज्यादा डर जाती है, लेकिन फिर भी वो सूखी की मदर जो उसको लेने आई थी उसके साथ वो रूम से बाहर निकलती है और राजमोहन वहाँ से चला जाता है उसको बोलकर कि मेरी वाइफ को मेरे घर भेज देना। और अब सूखी की मदर मातंगिनी को उसके घर की तरफ ले जाती है। जब राजमोहन अपने घर पहुंचता है तो वो सारे डेकोरेट्स उसके घर के पास रहते हैं। वो लोग पूछते हैं कि उसकी वाइफ कहाँ पर है, तो राजमोहन बोलता है कि मेरी वाइफ मुझे मिल गई है, लेकिन अब मैं उसे नहीं मारूंगा, अब मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जब मैं उसे ढूंढने गया तो वो माधव के घर नहीं मिली, वो किसी और के घर में थी। तो इसका मतलब यही होता है कि वो माधव से नहीं मिली और उसे कुछ भी इन्फॉर्म नहीं की, तो हमें उसे नहीं मारना चाहिए। तो उस ग्रुप का जो सरदार बोलता है कि ठीक है, जो तुम कह रहे हो हम उस पर बिलीव करते हैं। तो अब क्योंकि हम लोग डेकोइट्स हैं, ये चीजें सबको पता चल गई है कुछ लोगों को, तो तुम इस नॉर्मल फैमिली में, इस नॉर्मल जगह पे नहीं रह सकते, तुम हमारे साथ, हमारे गैंग के साथ अलग जगह रहोगे, और चाहिए तो तुम अपनी वाइफ को भी लेके जा सकते। तो फिर यहाँ पे राजमोहन मना कर देता है, बोलता है कि मैं नहीं चल सकता, मुझे अपनी फैमिली के साथ ही रहना है, मेरी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। राजमोहन उन लोगों को किसी तरह कन्विंस करता है, फिर अपनी सिस्टर को कहता है, अपनी सिस्टर किशोरी को कहता है कि जाकर वो अपनी सिस्टर इन लॉ को बुला कर लाए, अपनी भाभी को बुला कर लाए, अब मैं उसे बताऊंगा कि कैसे भागते हैं। फिर किशोरी कहती है कि भाभी घर के अंदर है ही नहीं, और राजमोहन एकदम शॉक्ड रह जाता है। वो फिर से रिपीट करता है कि वो तो मेरे साथ, मेरे पीछे ही तो आ रही थी, तो घर के अंदर वो नहीं गई। तो बोले वो आई नहीं, तुम्हारे पीछे मैंने किसी को नहीं देखा, वो कब से घर में नहीं है। अब फिर से राजमोहन एकदम गुस्सा हो जाता है और किशोरी को कहता है जाओ भागो और ढूंढो उसको, सबसे पहले तो तुम माधव के घर जाना। तो वो वहां जाती है, वहां ढूंढती है, फिर कनक के घर जाती है, उसे वो मातंगिनी कहीं नहीं मिलती है। अब 3 दिन पास हो चुका था और माधव बहुत ही ग्लूमी मूड में था, बहुत ही उदास था। वो अपने घर के विंडो से एक ट्री को ऑब्जर्व कर रहा था, बहुत ही अपसेट होके, और फिर उसे अचानक से कुछ अनयूजुअल सा दिखाई पड़ता है, कुछ सस्पिशियस सा दिखाई देता है। और फिर जब वो उसके पास जाता है देखने के लिए, तो वो सारे जो डेकोइट्स थे वो उसके सामने आके खड़े होते हैं और उसको जबरदस्ती वहां से उठा कर ले जाते हैं। उसकी आंखों में पट्टी बांध देते हैं, उसके हाथ बांध देते हैं और उसे किडनैप कर लेते हैं। माधव को ये लोग एक गोडाउन में लेकर आते हैं। तो जब गेट खोलते हैं गोडाउन का, तो उसके आवाज से माधव को पता चल जाता है कि जो इनका लीडर है वो है माथुर। ये सारा काम ये लोग माथुर के कहने पे करते हैं। तो उसे इसलिए पता चल जाता है क्योंकि पूरे राधागंज गांव में सिर्फ माथुर के पास ही ऐसा गोडाउन था जिसमें आयरन गेट लगे हुए थे। फिर माधव इन डेकोइट्स को बोलता है कि जितना भी माथुर ने तुम्हें पैसे दिए हैं उसके डबल पैसे मैं तुमको दूंगा, लेकिन मुझे छोड़ दो। लेकिन ये लोग कन्विंस नहीं होते हैं। फिर अचानक से इनको कुछ आवाजें सुनाई देती है, कुछ अजीब सी आवाज सुनाई देती है, कुछ शेडो भी दिखाई देता है। तो ये लोग डर जाते हैं, ये डेकोइट सारे डर जाते हैं, इनको लगता है कि कोई भूत है। तो ये लोग माधव को वहीं पे छोड़कर भाग जाते हैं। फिर जब ये लोग भाग जाते हैं तो किसी तरह माधव अपना हाथ खोलता है, आंखों से पट्टी हटाता है और गोडाउन से बाहर निकल जाता है। तो वहाँ पे उसे भी एक शेडो दिखाई देता है और वो शेडो को वो फॉलो करने लगता है। तो फिर जैसे ही थोड़ा नजदीक आता है तो उसे तारा मिलती है, माथुर की पहली वाइफ तारा मिलती है, और वो माधव को पहले से ही जानती थी। फिर माधव तारा को पूछता है कि वो आवाज वो कर रही थी क्या। तारा कहती है कि नहीं, बल्कि मुझे भी डाउट था, यहाँ कुछ तो है, क्योंकि माथुर यहाँ पर रोज आता है, इसलिए मैं भी चेक करने आई थी। फिर इन दोनों को कुछ आवाज वापस से सुनाई देता है। तो ये लोग ढूंढने लगते हैं कि ये आवाज आती कहाँ से है। तो ये लोग ने पूरा गोडाउन को चेक किया, तो गोडाउन में एक सीक्रेट रूम था। ये लोग वहां गए, उससे रूम को खोले तो वहां पर इसे इन दोनों को मातंगिनी दिखाई देती है। अब मातंगिनी की कंडीशन बहुत ही खराब रहती है। ये दोनों ही मातंगिनी को देख के एकदम शॉक्ड रह जाते हैं। उसे किसी तरह उठाते हैं, संभालते हैं और एक रूम में ले जाते हैं। फिर मातंगिनी जब थोड़ा सा होश में आती है, वो बताती है कि उसके साथ क्या हुआ। वो बताती है कि माथुर ने उसे कभी भी उसके घर जाने दिया ही नहीं था। वो उस दिन से ही उसको गोडाउन में लाकर किडनैप करके रखा था और उसे अब्यूज करने की, उसे एक्सप्लॉइट करने की कोशिश की, लेकिन मातंगिनी ने बहुत ज्यादा रेजिस्ट किया। तो इसलिए माथुर ने उससे कहा कि जब तक तुम खुद मेरे पास नहीं आओगी तब तक तुम्हें मैं खाना नहीं दूंगा, तुम ऐसे ही मरती रहना भूख से। फिर माधव मातंगिनी को अपने घर ले आता है। मातंगिनी को देखकर उसकी सिस्टर हेमांगिनी बहुत ज्यादा खुश होती है, उसे हक करके रोने लगती है और कहती है कि अब मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी, तुम मेरे पास ही रहोगी, मेरे घर में रहोगी। लेकिन मातंगिनी कन्विंस नहीं होती है, वो नहीं चाहती कि वो उस घर में रहे और उसके सिस्टर और उसके हस्बैंड के बीच कोई भी प्रॉब्लम हो, इसलिए वो वहां पे नहीं रहना चाहती। तो फिर माधव ने मातंगिनी के फादर को मैसेज भेजा और मातंगिनी के फादर आए उसके घर और मातंगिनी को लेकर चले गए। ये सारे डेकॉइट्स जो हैं वो पकड़े जाते हैं, अरेस्ट हो जाते हैं, और उनमें से एक मेंबर जो है वो कन्फेस करता है कि ये सारी चीजों के पीछे माथुर है। माथुर ने ही माधव के घर में रॉबरी प्लान किया था और माथुर ने ही माधव को किडनैप करवाया था। तो इसलिए वो सारे पुलिस जो है माथुर को अरेस्ट करने चले जाते हैं। माथुर ने बहुत कोशिश की कि उन पुलिस वालों को खरीद ले, लेकिन नहीं हो पाया। वो फाइनली अरेस्ट हो जाता है और यहाँ स्टोरी की एंडिंग होती है। फ्रेंड्स, इस नॉवेल से बंकिम चंद्र जी ने एक फॉरेन लैंग्वेज के साथ अपने एक्सपेरिमेंट की शुरुआत की थी। भले ही उन्होंने नॉवेल को इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा हो, लेकिन उनका राइटिंग स्टाइल बंगाल के कल्चर को हाईलाइट करता है।
और उन दिनों अगर किसी को भी इंग्लिश आता तो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था उनके लिए, एक स्टेटस सिंबल था। इसलिए रूलर्स के लैंग्वेज में, कॉलोनाइजर्स के लैंग्वेज में लिखने के लिए बोल्डनेस और कॉन्फिडेंस की जरूरत थी। तो आज के लिए इतना ही। आज के एपिसोड को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक करना ना भूलिए और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगले वीडियो में हम इसी नॉवेल के कैरेक्टर एनालिसिस को देखेंगे। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। बाय।